हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले बच्चों हमने एसिड्स और बेसिस के डिफरेंट कंसेप्ट पढ़े थे, जिसमें मेनली हमने डिस्कस किए थे अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हमें ये तो पता चल गया कि एसिड या बेस क्या होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब कौन एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा या कौन बेस कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, हमें ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हम एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। अरेनियस कंसेप्ट में क्या कहा गया था बच्चों? अरेनियस कंसेप्ट कहता था कि जनरली एसिड्स क्या होते हैं जो H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और बेस क्या होते हैं विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव देगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और जो जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन्स देगा वो उतना ही स्ट्रांग बेस होगा, ठीक है। मतलब ग्रेटर द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स गिवन बाय एन एसिड, हायर विल बी इट्स acidic strength. Similarly, greater the number of hydroxyl ion given by a base, higher will be its basic strength. अब बच्चों जब तक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड थे तब तक तो ये चीज़ वैलिड हो रही थी, है ना। लेकिन मान लो हमारे पास वीक एसिड या वीक बेस हो जाए, फिर क्या होगा? अब अगर हम वीक एसिड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है ना। हम इस तरह से इक्विलिब्रियम लिख लेंगे। अब अगर इक्विलिब्रियम आता है तो हमारे पास H पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे आ रहे हैं। इसका मतलब इक्विलिब्रियम जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, है ना, उतनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन आएगी और उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसका पता हमें कैसे चलेगा? इसके लिए बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ठीक है। सिमिलरली अगर वीक बेस है हमारे पास तो उसके लिए भी हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। और ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, हायर दी वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, ठीक है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, हायर दी वैल्यू ऑफ Ka stronger will be acid. Similarly, higher the value of Kb, stronger will be base, ठीक है। अब मान लो बच्चों हमें दो एसिड्स को कंपेयर करना है, फिर कैसे करेंगे हम, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू वीक एसिड्स। मान लो हमारे पास दो वीक एसिड्स हैं और हमने उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पता करनी है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कम एसिडिक कौन होगा। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए पहले हमें उनका क्या निकालना पड़ेगा? Ka। अब देखो बच्चों Ka कैसे निकालते हैं हम। अब मान लो हमारे पास एक वीक एसिड है, और वीक एसिड मैं एसिटिक एसिड ले लेती हूँ, और वीक एसिड है तो वहाँ पर क्या आएगा? इक्विलिब्रियम भी आएगा। अब इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं हम। मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर C है और यहाँ पर 0 और 0 है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम, मान लो यहाँ पर अल्फा अमाउंट इधर चली जाती है, तो यहाँ पर क्या रह गई बच्चों? अमाउंट C इंटू 1 माइनस अल्फा, और यहाँ C अल्फा, और ये भी आ गई C अल्फा। नाउ अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू दिस इक्वेशन, Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, एक्वस में लिखेंगे बच्चों हम, concentration of hydronium ion upon concentration of acetic acid। वाटर नहीं लिखूंगी मैं since it is taken in excess, और इसकी concentration इस K की वैल्यू को इन्फ्लुएंस नहीं करती। Ka इज इक्वल टू वैल्यू भर देते हैं हम, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, और क्या आ जाएगा हमारे पास? यह आ जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। अब बच्चों आपने यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि जो अल्फा है ना वीक एसिड्स के लिए, अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा जो है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब वीक एसिड्स हैं क्योंकि, तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो जो अल्फा है ना दैट इज फार फार लेस देन 1, तो हम क्या करेंगे? सो निग्लेक्टिंग अल्फा एज कंपेयर्ड टू 1, ठीक है।
तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हम अल्फा निगलेक्ट कर देंगे तो ये रह गया सिर्फ के ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी। अभी एक सी से सी कैंसिल हो गया तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए बाय सी, और अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ के ए बाय सी। तो अल्फा क्या बता रहा है हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बच्चों, अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसका जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। तो मान लो हमारे पास एक एसिड है, फॉर एसिड A1 HA1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन बी रिटन एज KA1 अपॉन C, ठीक है। एंड फॉर another acid HA2 alpha 2 can be written as Ka2 by C, ठीक है। if, अब यहाँ पे हम क्या देते हैं कि if equimolar amount of both HA1 and HA2 are taken, ठीक है। तो क्या होगा, अगर इक्विमोलर अमाउंट ले लेते हैं इनकी, तो हमारे पास C की वैल्यू एक जैसी हो जाएगी, तो अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास KA1 बाय KA2, है ना। और अल्फा क्या डिनोट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिनोट कर रहा है स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ ऑफ वन एसिड HA1 अपॉन strength of second acid HA2 is equal to Ka1 upon Ka2। तो अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता लग गया तो हम इजीली उनकी स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पता होना चाहिए और उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि बेस के लिए क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ वन बेस BOH मान लो 1 अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ अदर बेस, ठीक है, BOH 2 लिख देती हूँ मैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर KB1 अपॉन KB2, मतलब जिसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब बच्चों मान लो हमारे पास पॉली एसिडिक बेस या पॉली बेसिक एसिड्स आते हैं। ठीक है, तो हम उनकी स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे। तो पॉली बेसिक एसिड्स क्या होंगे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। अब बच्चों मान लो मेरे पास ना कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। अब अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होगा, ये जो है वीक एसिड है क्योंकि, तो डिज़ोल्व होगा तो H पॉजिटिव। तो ये किस तरह से डिसोशिएट होगा, मान लो इसने एक H निकाला तो फर्स्ट स्टेप ये इस तरह से, और सेकंड स्टेप ये एक और H डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा बच्चों, ये हमारे पास एक H इसने और निकाल दिया और ये इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक से ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट कर रहा है या H पॉजिटिव आयन दे रहा है व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये इसको क्या बोलूँगी मैं, पॉली बेसिक एसिड। इसी तरह से पॉली एसिडिक बेस भी होते हैं जो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। अब इनको कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे हम इनको कंपेयर, तो मान लो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए हम क्या लिख लेते हैं, KA1 इक्वेशन 1 के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर इक्वेशन 1 KA1 आ गया हमारे पास। सिमिलरली फॉर इक्वेशन 2 यहाँ पर भी हम क्या निकाल लेंगे, KA2। और अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं ना बच्चों, तो उसके लिए KA इज इक्वल टू, समझ रहे हो आप KA कैसे आएगा, पहले तो आप ये देखो KA कैसे लिखूंगी मैं, H3O पॉजिटिव इंटू HCO3 नेगेटिव अपॉन यहाँ पे H2CO3, वाटर हम नहीं लेते सिंस इट इज एन
एक्सेस। दूसरी इक्वेशन में Ka2 कैसे आ जाएगा, H3O पॉजिटिव CO3 नेगेटिव अपॉन HCO3 नेगेटिव, ठीक है ना। अब अगर यही इक्वेशन 1 और 2 एक स्टेप में लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे बच्चों हम, H2CO3 प्लस H2O, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ 2H3O पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आप 2 डाल दो और ये इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो अगर इसके लिए K लिखेंगे बच्चों हम Ka, तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू H3O पॉजिटिव रेज टू पावर 2 CO3 2 नेगेटिव अपॉन H2CO3। अब अगर आप मल्टीप्लाई करें इनको Ka इंटू K2 तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग Ka1 एंड Ka2, तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना वो इतना ही आएगा बच्चों। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हो ना तो दैट विल बी इक्वल टू Ka। तो आपने क्या याद रखना है यहाँ पर कि पॉली बेसिक एसिड जो होंगे, ठीक है, उनके लिए जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ईच स्टेप, ठीक है ना। तो ये आगे इसी तरह से मान लो हमारे पास कोई पॉली एसिडिक बेस है तो उसके लिए Kb1 इंटू Kb2 इज इक्वल टू ओवरऑल Kb आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप वाइज में आपने हमेशा याद रखना है जो भी यहाँ पे कोई पॉली बेसिक एसिड है या पॉली एसिडिक बेस है, अगर वो डिसोशिएट हो रहा है तो उसके लिए हमेशा Ka1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Ka2। सिमिलरली बेस के लिए Kb1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन Kb2, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट स्टेप में ये H निकल गया, इसने एक H डोनेट कर दिया, HCO3 नेगेटिव बन गया। अब यहाँ से इसने प्रोटॉन डोनेट करना है तो नेगेटिव चार्ज आयन को प्रोटॉन जो है वो इजीली डोनेट नहीं कर सकता। आप सोचो H पॉजिटिव कैसे निकालेगा ये, यहाँ पर तो H पॉजिटिव इसके साथ स्ट्रांगली क्या है, अट्रैक्टेड है ना, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आ गई, ठीक है ना। तो हमेशा जो Ka1 है दैट विल बी ग्रेटर देन Ka2। सिमिलरली अगर एक और स्टेप में डिसोसिएशन हो रहा होता तो Ka2 विल बी ग्रेटर देन Ka3। तो इस तरह से हम डिफरेंट एसिड्स को कंपेयर कर सकते हैं, बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो बच्चों हमने ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताना है तो कैसे बताएंगे हम। अब ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या कहता था कि आपके पास जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस। तो अब हमने मान लो एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो किस तरह से करेंगे। सपोज मेरे पास एसिड है HCl और इसको वाटर में अगर हम डिज़ोल्व करते हैं तो क्या करता है, ये प्रोटॉन डोनेट करता है HCl और बना देगा, इस तरह से डिसोशिएट हो जाएगा और इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन में बच्चों क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है तो ये एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो बेस बिहेव कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन देखें तो ये प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है ना H3O, तो ये एसिड बिहेव करेगा और यहाँ पर ये बेस बिहेव करेगा। अब हमारे पास इस इक्विलिब्रियम में दो एसिड आ गए हैं, एक HCl और एक H3O पॉजिटिव। अब कौन ज़्यादा एसिडिक होगा हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। मान लो हम सपोज कर लेते हैं कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ पर H3O की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू HCl, ठीक है ना। अब HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये H3O पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर बच्चों ये Cl नेगेटिव भी तो बेस है और ये H2O भी बेस है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है अपने प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग बेस को डोनेट करेगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, इसका मतलब ये बेस क्या है, वीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं
ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, उसका हमेशा जो बेस आएगा वो क्या आएगा, कॉन्जुगेट वीक बेस आएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। अब एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं कैसे। मान लो अब एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिखती हूँ मैं। यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह से ये प्रोटॉन डोनेट करता है एसिटिक एसिड, और एसीटेट आयन और H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। अब बच्चों यहाँ पर ये एसिड, ठीक है, प्रोटॉन डोनर, ये बेस, सिमिलरली ये जो है बेस और ये जो है एसिड। अब हमारे पास अगेन दो एसिड हैं, एक एसिटिक एसिड और एक H3O पॉजिटिव एसिड। अब यहाँ पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे, जो जितनी जल्दी डिसोशिएट हो जाए, ठीक है, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव दे दे, प्रोटॉन डोनेट कर दे। तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जनरली बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि H3O पॉजिटिव इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन एसिटिक एसिड। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये क्या होगा, वीक होगा। सिमिलरली ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, वीक एसिड होगा। ठीक है, आपने ये हमेशा याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंबाइन करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो उसका कॉन्जुगेट जो बेस है वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, तभी तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है कहाँ रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, ये जितनी जल्दी एच देगा वो ये उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा और इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं एसिड्स को और बेसिस को अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। अब बच्चों डिस्कस करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो हम दो चीज़ें कंसीडर करके चलते हैं बच्चों। एक तो आ गया हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम कह सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, और दूसरा हम कंसीडर करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। अब जैसे मान लो हैलोजन एसिड्स हमारे पास आते हैं, जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है। ठीक है, इसमें जो है हमारे पास HF वीक एसिड होता है। ठीक है, HCl इससे स्ट्रॉन्ग, HBr इससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ है। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है, एक्चुअली यहाँ पर हालांकि यहाँ पर ये बॉन्ड्स पोलर भी होते हैं, जैसे HF है, HCl बॉन्ड है ना बच्चों, जैसे मान लो मैं HCl बॉन्ड की बात करूँ तो ये पोलर है। ठीक है, यहाँ पर पोलर कैसे कि ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, तो ये बॉन्ड पोलर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, इसकी सबसे कम है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी जितनी कम होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसकी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी क्या देगा, H पॉजिटिव दे देगा। ठीक है ना, तो HI जो है क्योंकि यहाँ पर आयोडाइड आयन का साइज सबसे बड़ा है इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी कम है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से मान लो हम ग्रुप 16 में लेते हैं, जैसे हमारे पास वाटर है, फिर H2S है, फिर H2SE है, H2TE है। ठीक है, तो यहाँ पर H2O, इस तरह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे वेरी करती है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो यहाँ पर भी कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पर इन दोनों में हम ले रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जिसकी जितनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है ना, लेकिन बच्चों मान लो हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं और फिर हम पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास आ जाता है CH4
फिर आता है मेरे पास NH3, फिर आ जाता है मेरे पास सपोज H2O और HF। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्राइड्स हैं। और हाइड्राइड्स कौन से हैं? ये एक पीरियड में हाइड्राइड्स हैं। ये जब मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आप देखो एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, HF जो है दिस इज मोस्ट एसिडिक, इनमें ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब क्यों? अब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक क्यों है? एक्चुअली यहाँ पर बॉन्ड पोलैरिटी फैक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है। बॉन्ड पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता है। तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होगा और इसलिए HF सबसे ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है ना, यहाँ पोलैरिटी सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा एसिडिक। तो आई होप आपको एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ समझ आ गई होगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।